हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब हमको सेल करके कितना पैसा मिला। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल रिसिप्ट, मॉनेटरी रिसिप्ट, मनी रिसिप्ट और सेल प्रोसीड। कि सेल करके, टोटल सेल करके हमको कितना पैसा मिला, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? टोटल रेवेन्यू क्या हो गया हमारे पास? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैंने 100 चॉकलेट्स बेची हैं और हर एक चॉकलेट का प्राइस 10 था, तो मुझे कितने का रेवेन्यू हुआ? मुझे 1000 रुपीज का क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ। इतने की मेरी क्या हुई? सेल हुई। ठीक है, तो सेल्स को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। कि मैंने 100 चॉकलेट्स बेची, हर एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज था, तो मेरा 1000 का क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ, 1000 की सेल्स हुई। ठीक है, तो कभी भी रेवेन्यू को प्रॉफिट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे कह रही हूँ कि मैंने 1000 का रेवेन्यू किया, 1000 की सेल्स की। ठीक है, तो उन्हीं 100 चॉकलेट्स की अगर 8 रुपीज की कॉस्टिंग हुई, तो यानी कि 800 रुपए की क्या हो गई? कॉस्टिंग हो गई। तो माइनस कॉस्टिंग 800 रुपए की, तो मैंने प्रॉफिट कितने का किया? 200 का। 200 का प्रॉफिट होगा और 1000 का क्या होगा? सेल होगी, दैट इज रेवेन्यू। तो कभी भी रेवेन्यू वर्ड को प्रॉफिट से कंफ्यूज मत होना, प्रॉफिट वर्ड से कंफ्यूज मत करना इस चीज को। रेवेन्यू मतलब सेल्स और प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब हो जाएगा? मार्जिनल वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है कि एक एडिशनल और आउटपुट या फिर क्वांटिटी सेल करने पे मुझे कितना रेवेन्यू मिला, मुझे कितना पैसा मिला, दैट इज मार्जिनल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल। कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ अगर मैं एक और यूनिट ऑफ आउटपुट को, एक और क्वांटिटी को बेचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 रुपए का प्राइस है किसी गुड़ का और मैं उसकी 10 क्वांटिटी बेच रही हूँ, तो मेरा टोटल रेवेन्यू 50 का हो गया। ठीक है, और वही प्राइस अभी 5 का ही है और मैंने एक और बेची, यानी कि टोटल कितनी होगी? 11। टोटल कितनी होगी? 11 हो गई। तो मुझे कितने का मिला टोटल रेवेन्यू? क्वांटिटी 11 हो गई, प्राइस 5 का है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 55 का हो गया, 55 का। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 55 माइनस 50, तो दैट इज 5 का। कि एक और क्वांटिटी सेल करने पे मुझे कितना रेवेन्यू मिला, मुझे कितना पैसा मिला, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको हम लोग हमेशा से करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस ओल्ड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड टोटल रेवेन्यू, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब हो गया हमारे पास? कि एवरेज क्या होता है हमेशा? टोटल, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा हमेशा हमारे पास? कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। कि अगर मैंने टोटल रेवेन्यू मेरे को 1000 का हुआ था और मैंने 100 चॉकलेट्स बेची थी, तो मेरे को 10 पर एवरेज पड़ गया। कि हर एक चॉकलेट पे एवरेज के तौर पे हम कहें कि हर एक चॉकलेट पे मुझे इतने का रेवेन्यू हुआ। ठीक है, तो इसी को हम डिराइव करें तो एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू को हमने अभी पढ़ा, प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल आउट होगा, तो क्या बच गया हमारे पास? प्राइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल है? प्राइस के इक्वल आता है। जैसे हमने कही था कि एवरेज रेवेन्यू कितना आया? 10 का आया, और 10 क्या था हमारे पास? चॉकलेट का प्राइस ही था, है ना? तो 10 क्या था? चॉकलेट का प्राइस ही था। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे आगे कि अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट थे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इनकी हम लोग अलग अलग एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को स्टडी करेंगे अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। तो ये चीज तीनों फॉर्म ऑफ मार्केट के लिए ट्रू रहेगी क्या? कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो हमारे पास प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, ये ट्रू है हर एक चीज के लिए, और एग्जामिनर इस चीज को बहुत बार पूछता है कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू प्राइस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हमें अब स्टडी करना है, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे होती है।
ठीक है, हमें ये चीज ड्राइव करनी है, ये चीज पढ़नी है हमको, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन वो था जिसमें हम लोगों ने ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, प्राइस टेकर होता है। ग्रोसरी शॉप क्या होती है, प्राइस टेकर होता है। मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं वही उसी प्राइसेस पे लोग बेचेंगे। कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं कि अगर चावल का प्राइसेस चावल राइस का प्राइस अगर 10 रुपए किलो है तो ये सारे किराना शॉप उसको उतने पे ही बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर्स थे, हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था। जिन्होंने नहीं देखे तो प्लीज आप लास्ट वीडियो को गो थ्रू कर लें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ये प्राइस टेकर होते हैं तो जो प्राइस होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट होते हैं ना कि आप इतने प्राइसेस पे कितनी मर्जी क्वांटिटी खरीद लीजिए, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो प्राइसेस हम लोग यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी पे अगर 10 रुपए का प्राइस है तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी 10 का हो गया हमारे पास, ठीक है। और जो प्राइसेस है हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एवरेज रेवेन्यू की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक आउटपुट पे प्राइस अगर 10 का है तो टोटल रेवेन्यू 10 का हो गया, और मार्जिनल रेवेन्यू कितने का हो गया, 10 माइनस 0, क्योंकि इससे पहले तो क्वांटिटी 0 थी ना, तो 10 माइनस 0 10 का हो गया। फाइन, प्राइसेस कांस्टेंट है, अभी भी 10 है। अगर हम दो क्वांटिटी बेच रहे हैं तो कितनी टोटल रेवेन्यू मिल रही है हमको, सेल्स कितनी मिल रही है, 20 की सेल्स मिल रही है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 20 माइनस 10, न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज 10 का, ठीक है। तो ऐसी थ्री क्वांटिटी जब हमने सेल ली 10 प्राइसेस पे ही, तो हमको 30 का टोटल रेवेन्यू मिल रहा है, और 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एक और सेल करने पे, जब हम 2 से 3 पे आए, एक और सेल करने पे मुझे मार्जिनल रेवेन्यू कितने का मिला, 10 का मिला। फाइन, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्राइसेस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, इसलिए टोटल रेवेन्यू हमारे पास कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी है, और प्लस किसके इक्वल है, ये मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के इक्वल है। प्राइसेस भी 10 ही है ना, तो प्राइसेस के इक्वल आ रहा है हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। तो यही इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू है, प्राइस है और एवरेज रेवेन्यू, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है, और यही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने करनी थी, ठीक है। तो हम इनके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमने जो एग्जाम्पल स्टडी किया उसमें हमने देखा जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट, इसलिए हमने उसको ऐसे ड्रॉ किया। टोटल रेवेन्यू की कर्व क्या है हमारे पास, अपवर्ड स्लोपिंग है, इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, कि क्वांटिटी भी बढ़ रही है हमारे पास और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और कांस्टेंट रेट से है, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टोटल रेवेन्यू की कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जब प्राइसेस हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, अब हमें ड्रॉ करनी है एवरेज रेवेन्यू की कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व। तो क्योंकि ये प्राइस के ही इक्वल होते हैं और ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो इट्स अ कांस्टेंट लाइन। तो कांस्टेंट को हम जब भी कांस्टेंट दिखाना होता है हमें कोई भी चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों सेम ही होती है, एंड दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और यही हमारे पास हमने पढ़ा भी हुआ है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो फर्म की डिमांड कब होती है, ठीक है, फर्म की डिमांड कब होती है परफेक्ट कंपटीशन में, वो क्या होती है हमारे पास, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली क्या होती है हमारे पास, इलास्टिक होती है। और वो भी ऐसे ही ग्राफ होता है, वो यही सेम ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है। इट्स अ पैरेलल लाइन, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये परफेक्टली इलास्टिक होने का दूसरा रीजन एक ये भी था। फर्स्ट रीजन क्या था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरा रीजन एक ये भी है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म की डिमांड कब होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट प्राइसेस पे कितने मर्जी क्वांटिटी सेल कीजिए, ठीक है। और प्राइसेस कांस्टेंट तो एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट, एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फाइन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।
दैट इज अब हमें देखना मोनोपोली के अंदर एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, हमको ये देखना मोनोपोली के अंदर। अब ठीक है, मोनोपोली था कि एक ही सेलर है, उसका अपना एक गुड है, स्पेशल गुड है, उसको वो कोई भी प्राइस पे सेल कर सकता है, दैट इज प्राइस मेकर था वो, उसका अपना मन है वो कोई प्राइस रखे। ठीक है, तो मोनोपोली के केस में अगर हम लोग एक क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 10 का प्राइस उसने रखा हुआ है, तो टोटल रेवेन्यू कितने का हो गया, 10 का हो गया, और मार्जिनल रेवेन्यू भी कितने का हो गया, 10 का हो गया। ठीक है, ऑल्दो मोनोपोली का मन है कि वो कोई भी प्राइसेस रखे, बट कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि अगर वो प्राइसेस अपने कम करेगा तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो प्राइसेस कम करता है तो वो और लोगों को अपने एम्बिट में लेके आ जाएगा। मतलब अगर प्राइसेस कम करेगा तो जो पुअर पीपल है, ठीक है, वो भी अब उस गुड को एक्सेस कर पाएंगे, उस चीज को खरीद पाएंगे। ठीक है, वैसे उसकी मोनोपोली है, ठीक है, उसके जैसा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो उसका मन है कि प्राइसेस ना भी चेंज करे, बट स्टिल अगर उसको अपना और बेचने हैं गुड्स, ठीक है, तो उसको पुअर पीपल को अपना जो बेस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो कब होगा? जब वो अपने प्राइसेस कम करेगा और लोग उससे जुड़ पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसको खरीदने की अपनी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी और लोगों की, जब प्राइसेस कम होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग यही कहते हैं कि मोनोपोली को अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे अगर उसको अपनी क्वांटिटी और सेल करनी है। ठीक है, तो उसने अपने प्राइसेस 10 से 9 कर दिए, तो अब 2 क्वांटिटी सेल हो रही है और हमको टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 18 का मिल रहा है। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू कितने का हो गया, 18 माइनस 10 दैट इज 8 का। फर्दर और बेचना है तो और प्राइसेस कम किए इसने। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने सारा ड्रॉ कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो प्राइसेस है, जो यानी कि एवरेज रेवेन्यू है, जो प्राइसेस है वो हमारे पास कम हो रहे हैं एक एक से। हम लोगों ने एक से प्राइस कम किया, एक से प्राइस कम किया, यहाँ भी एक से प्राइस कम किया। और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी कम हो रहा है, 10 हो रहा है, फिर 8 है, फिर 6 है। ठीक है, लेकिन ज्यादा रेट से कम हो रहा है, ये 2 से कम हुआ, फिर ये भी हमारे पास 2 से कम हुआ, 8 से 6 पे आए, मतलब 2 से कम हुआ। मतलब फॉल तो मार्जिनल रेवेन्यू में भी हुआ और प्राइसेस में भी फॉल हुआ, बट मार्जिनल रेवेन्यू में जो फॉल है वो डबल रेट से फॉल है। वो क्या है? वो डबल रेट से फॉल है। इसलिए जब हमने अपना ग्राफ ड्रॉ किया तो उसको हमने क्या रखा, उसको हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग रखा। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों रखा? क्योंकि जैसे लॉ ऑफ डिमांड था ना, लॉ ऑफ डिमांड में भी क्या होती थी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि प्राइसेस और क्वांटिटी में क्या होता था, हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता था कि अगर प्राइसेस आप कम रखोगे तो क्वांटिटी आपकी ज्यादा बिकेगी। यहाँ भी वही केस है कि आप अपने प्राइसेस कम रखोगे तो क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया हमने। ठीक है, और हमने क्या नोटिस किया कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज्यादा रेट से गिर रही है, वो दो से कम हो रही है, और एवरेज रेवेन्यू यानी कि जो प्राइस है हमारे पास वो हमारे पास 111 से कम हो रहा है। तो यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू डबल रेट से गिर रही है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, कम रहेगी एवरेज रेवेन्यू से अंडर मोनोपोली के केस के अंदर। ठीक है, आई आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी डिमांड कर्व को हमने ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाया है। और एक और क्या पॉइंट है इसके डिमांड कर्व का, कि ये क्या होती है हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक। मैंने इसको लास्ट वीडियो में बच्चे समझाया था कि रिलेटिवली इन इलास्टिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमारी डिमांड चेंज नहीं होते हैं, प्राइसेस के चेंज होने से हमारे पास डिमांड ज्यादा से चेंज नहीं होती है, इसलिए वो रिलेटिवली क्या हो जाती है, इन इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो इसलिए हमको इसकी डिमांड कर्व क्या होती है हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो उसके दो ही पॉइंट है, एक कि जो एमआर कर्व है वो एयर कर्व के नीचे की तरफ रहेगी क्योंकि वो डबल रेट से फॉल हो रही है, और दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और जो ये कर्व से ही क्या होगी हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी हमारे पास। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक भी कुछ कुछ किसके जैसा सेम है हमारे पास, मोनोपोली के जैसा ही सेम है, कि इसमें भी हम लोग यही चीज कहते हैं कि
इसकी मर्जी है, ये प्राइसेस अपने कुछ भी रखे, बट अगर इसको और बेचना है तो इसको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइसेस कम करेगा तो और लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो और चीजें बेचनी है, अपनी क्वांटिटी अगर और बेचनी है तो अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। तो वही हम यहाँ पे प्राइसेस कम कर रहे हैं अपने 0.5 से, और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू वो कितने से कम हो रहा है, वो 1 से कम हो रहा है। तो वही मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ भी डबल रेट से ही कम हो रहा है। ठीक है, इसको ग्राफ को तो आप टेबल को तो आप पढ़ ही लेंगे ना, कि एक क्वांटिटी है उसको जो हम सेल करें 10 पे, तो टोटल रेवेन्यू हमको 10 की मिल रही है और मार्जिनल रेवेन्यू 10 की हो गई। फिर अगर हमने प्राइसेस कम कीजिए 9.5 और दो क्वांटिटी हमारी सेल हो रही है, तो 19 का हमको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है। और 19 माइनस 10, 9 का हमको क्या मिल रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू। पहले से कम हो गया, एक से कम हुआ। हमने प्राइसेस कितने से कम किए थे, 0.5 से कम किए थे। ठीक है, हमने पैसे कितने कम किए थे, 0.5 से कम किए थे, और वो हमारे पास -1 से कम हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको भी हमने ऐसे ड्रॉ किया, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, क्योंकि प्राइसेस कम कर रहे हैं तभी क्वांटिटी हमारे पास बढ़ रही है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया हमारे पास। जो एमआर कर्व है वो एआर कर्व से क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, क्योंकि ये भी डबल रेट से फॉल हो रही है। बट यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का, बस मोनोपोली से, कि ये रिलेटिवली इलास्टिक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप प्राइसेस में ज्यादा चेंज करोगे तो लोग या तो आपके पे ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, अगर आपने प्राइसेस कम किए और प्राइसेस ज्यादा से बढ़ाओगे तो लोग दूसरे की कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उसका, तो उस पर शिफ्ट हो जाएंगे लोग। ठीक है, और हमने ये देखा भी है, जहां कंपटीशन होगा वहां इलास्टिसिटी अच्छी होगी। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो परफेक्ट इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है पर थोड़ा कम है, कम लेवल का है, मतलब अपने टर्म्स पे है। मोनोपोली भी है ना, क्योंकि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंपटीशन है तो रिलेटिवली इलास्टिक, जहां कंपटीशन होगा वहां इलास्टिसिटी अच्छी होगी ही। ठीक है, फाइन। तो अभी जो हमने स्टडी किया, इनको हम लोग एक ही ग्राफ के अंदर ड्रॉ करके देखते हैं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो डिफरेंस क्या है, यही है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी तो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आई गेस, कि हॉरिजॉन्टल कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कर्व है परफेक्ट कंपटीशन की। जो मोनोपोलिस्टिक है और मोनोपोली की है एवरेज रेवेन्यू कर्व, वो ऑल दो सेम ही है, दोनों की ही क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट मोनोपोली वाले की क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, इसलिए इसको हमने रिलेटिवली इन इलास्टिक की तरह थोड़ा सा कम बेंडिंग दिखाया हुआ है। जैसे था ना, ये देखो, जो परफेक्टली इन इलास्टिक था वो ऐसे होता है। ये वाला कौन सा केस था हमारे पास, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, यानी कि ऐसे। ठीक है, तो जब हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हैं वर्टिकली में ही हल्का सा टिल्ट, तो ये क्या बनता है हमारे पास, रिलेटिवली, ये बनता है हमारे पास रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो कर्व है ये क्या है, हल्की हल्की वर्टिकली में ही है और हल्की से टिल्टेड है, वर्टिकली है और हल्की से टिल्टेड है। अच्छा, जो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक होती है, ये ऐसे होती है हमारे पास, ये होती है परफेक्टली इलास्टिक, ये होती है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो इसी की हल्की से टिल्ट करेंगे, ये ऐसे ना हॉरिजॉन्टल, इसी को हल्का से टिल्ट करेंगे ऐसे, ये हो जाएगी हमारे पास रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये वाली कैसे हो जाएगी हमारे पास, रिलेटिवली इलास्टिक, सॉरी, हल्की सी, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हल्का सा टिल्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, तो जो मोनोपोलिस्टिक वाली है एवरेज रेवेन्यू, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, उसको हमने हॉरिजॉन्टल के साइड से हल्का सा टिल्ट कर रखा है, और जो मोनोपोली वाली है रिलेटिवली इन इलास्टिक, उसको हमने वर्टिकली में हल्का सा टिल्ट कर रखा है। बस ये फर्क है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट केसेस है, इसको अच्छे से स्टडी करना। अगर आपने इलास्टिसिटी वाला टॉपिक भी नहीं देखा तो उसको प्रीवियस वीडियोस मैंने करा रखा है, उनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो फर्म की डिमांड कर्व है वो क्या दिखाती है, हमको रिलेशनशिप दिखाती है प्राइस में और क्वांटिटी में। फर्म की डिमांड कर्व क्या होती है, कि हम कितनी प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे, ये फर्म की डिमांड कर्व होती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं,
क्योंकि जो प्राइसेस है हमारे पास वो किसके इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू के। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे या तो प्राइस लिखें या फिर एवरेज रेवेन्यू लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इसी को हम लोग एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और क्या नेम है इनके, फर्म प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, रेवेन्यू कर्व। ठीक है, तो फर्म की डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारे पास सेम ही होती है। तीनों की अच्छे से लर्न कर लेना। परफेक्ट कंपटीशन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, रिलेटिवली इलास्टिक, और मोनोपोली रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, इनसे यही क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आएंगे एग्जाम में। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा लेक्चर। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच।